नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे पर्यावरण के सीरीज का 20वां लेक्चर है और जलवायु परिवर्तन का पहला भाग है। आज से हम लोग नए सेक्शन जलवायु परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में क्लाइमेट चेंज की शुरुआत कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन आज के समय में वो एक ज्वलंत मुद्दा है। इसको लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सम्मेलन हुआ करते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करेंगे। एक थोड़ी सूची देख लेते हैं, एक थोड़ी सी लिस्ट देख लेते हैं कि हम लोग जलवायु परिवर्तन के अंदर क्या क्या अध्ययन करेंगे। जलवायु परिवर्तन की ये सारी सिलेबस है, देख लीजिए। ये सब टॉपिक्स में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हम लोग जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के कारण एवं प्रभावों का अध्ययन करेंगे। वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेज, इन तीनों का अध्ययन करेंगे। बाकी का सिलेबस समय समय पर अध्ययन करते रहेंगे। तो आप लोग चाहें तो इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और अपने रणनीति को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। आइए थोड़ा समझते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्या है। हम लोग जलवायु परिवर्तन का एक सामान्य सा परिचय लेंगे, केवल एक परिचयात्मक जानकारी लेंगे ताकि वैश्विक तापन को समझने में बेहतरी होगा, आसानी होगा। जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जलवायु परिवर्तन होता क्या है, जलवायु परिवर्तन हो क्यों रहा है तथा इसके प्रभाव के रूप कौन कौन से हैं, इसके जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे वातावरण में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अध्ययन करने से क्या होगा कि हमें वैश्विक तापन की समझ डेवलप करने में बेहतरी होगा, आसानी होगा। तो जलवायु परिवर्तन का सामान्य परिचय हम लेते हैं, लेकिन इससे पहले दो शब्दों को समझते हैं। पहला अपना है मौसम, दूसरा शब्द है जलवायु। मौसम का मतलब वेदर और जलवायु का मतलब क्लाइमेट। मौसम के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि मौसम किसी भी स्थान के एक दिन या एक निश्चित समय की प्राकृतिक स्थिति होती है। किसी एक खास शॉर्ट पीरियड के लिए यह मौसम जाना जाता है कि एक खास समय या एक दिन की जो प्राकृतिक स्थिति है वो क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। वहीं अगर क्लाइमेट की बात करें तो 365 दिन यानी कि वर्ष के 365 दिन के मौसम के औसत को हम लोग जलवायु कहते हैं। यानी कि वर्ष भर में मौसम कैसा था उसके औसत को निकालेंगे तो वो जलवायु का रूप लेता है, जलवायु कहलाता है। यह एक स्थिर तत्व है। मानसूनी, टैगा, जीन तुल्य, ये एग्जाम्पल है जलवायु के। मानसूनी जलवायु, टैगा जलवायु, चीन तुल्य जलवायु। हम साल भर मानसूनी जलवायु से प्रभावित होते हैं। भारत की बात करें तो भारत मानसूनी जलवायु से वर्ष भर प्रभावित होता है। जलवायु एक अस्थायी तत्व है प्रकृति का। प्रकृति का जो एक अस्थायी तत्व के रूप में देखें तो जलवायु है, और अस्थायी के रूप में मौसम में, क्योंकि एक दिन के बाद दूसरे दिन मौसम में बदलाव आ सकता है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को देखें तो इसमें तापमान, वर्षा, पवन और हिम आते हैं। तो एक जलवायु परिवर्तन को परिभाषित करते हुए हम देखेंगे कि सामान्यतः प्रकृति के तापमान, वर्षा, हिम एवं पवनों के प्रतिरूप में आए बड़े परिवर्तन के रूप में जाना जाता है जलवायु परिवर्तन को। इस परिवर्तन को दीर्घकाल पिछले 2.5 वर्षों के संदर्भ में देखा जाता है। ठीक है, 2.5 वर्षों के संदर्भ में देखा जाता है कि इसमें क्या क्या परिवर्तन आया है जलवायु में। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जलवायु परिवर्तन अब समझते हैं थोड़ा सा और। तापमान, वर्षा और पवन तीनों वर्ष भर एक जैसे नहीं होते हैं। इन तीनों तत्वों को मिलने से जलवायु का निर्माण होता है। इसका मतलब हुआ कि जलवायु वार्षिक स्तर पर स्थिर होती है। इसका चक्र धीरे धीरे चलते रहता है। जलवायु परिवर्तन का संबंध दीर्घकाल के परिवर्तन से है। लगभग 2.5 वर्षों का मैंने समय बताया था। जलवायु परिवर्तन से माइनर परिवर्तन न होकर पूरा का पूरा प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है। सामान्यतः प्रकृति के तापमान, वर्षा, हिम एवं पवन के प्रतिरूप में आए बड़े परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे वैश्विक तापन का बेंचमार्क, ग्लोबल वार्मिंग। आगे हम चल के अगला टॉपिक पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इसके बेंचमार्क को देखें तो औद्योगिकरण से पूर्व युग का समय यानी कि 1750 एडी के पहले का जो टेम्परेचर रहा है और 1750 के एडी के बाद जो वृद्धि हुई है उसको एक रेखा मानते हैं। 1750 एडी को एक रेखा मानते हैं। उसके बाद और उससे पहले की जो स्थिति है उसके अनुरूप में हम लोग जलवायु परिवर्तन को समझते हैं, वैश्विक तापन को समझते हैं।
जलवायु परिवर्तन के कारणों को देखें तो इसमें वैश्विक तापमान में असंतुलन के कारण जलवायु परिवर्तन होते हैं। वर्षा के प्रतिरूप में समस्या आने से जलवायु परिवर्तन होती है। हिम पिघलने से जलवायु परिवर्तन होता है। और वायु का स्वरूप बदल रहे हैं, आल नीनो, ला नीनो, कभी बाढ़ आता है, कभी सूखा आता है, तो इस वजह से भी जलवायु परिवर्तन होते हैं। इन सब के पीछे देखें तो इसके जिम्मेवार कारकों में देखेंगे तो औद्योगिकरण के कारण CO2 का उत्सर्जन बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि तापमान में वृद्धि हो रहा है। इसके बाद देखेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, साइंस टेक्नोलॉजी के विकास होने से जिससे बहुत सारे ढेर सारे कचरे एकत्रित हो गए। कचरों के अंतर्गत ई कचरा और प्लास्टिक कचरा दोनों आता है। इस वजह से क्या हुआ कि ई कचरा और प्लास्टिक कचरा अगर ज़मीन में फेंक देते हैं तो मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। मिट्टी प्रदूषित होने से उसमें जो जल मिलता है तो जल भी प्रदूषित होने लगता है, क्योंकि मिट्टी के नीचे ही जल का वास है। तो पानी भी प्रदूषित होने लगता है और पानी के अंदर जो जलचर होते हैं वो भी प्रदूषित मतलब मरने लगते हैं। उसके बाद उनके माध्यम से हवा प्रदूषित होने लगता है। जलवायु परिवर्तन के कारणों पर नज़र दौड़ाए थे। इसका प्रमुख कारणों में नगरीकरण आता है। इसके लिए जंगलों को काटा जा रहा है यानी कि नए नए नगर बसाए जा रहे हैं, उसका नगरीकरण किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जंगलों को काटने से CO2 का उत्पादन हो रहा है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं CO2 को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो पेड़ों की संख्या कम होने से CO2 के शोषण की क्षमता अवशोषण की क्षमता कम होते चली जा रही है और पर्यावरण में CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि AC से गैसों का उत्पादन बढ़ रहा है। वनों की कटाई से भी CO2 बढ़ रही है। ये वैश्विक तापमान को बढ़ाने वाला सबसे प्रधान तत्व है। CO2 वैश्विक तापमान को बढ़ाने वाला प्रधान तत्व है। जंगलों की कटाई करने के पीछे मुख्य कारण लकड़ी की आवश्यकता, उद्योग लगाने की आवश्यकता, जमीन बांध एवं नगर बसाने के लिए जंगलों की कटाई की जा रही है। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग से भी CO2 का उत्सर्जन हो रहा है। कृषि प्रणाली में बदलाव आने से भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे कि रासायनिक खादों के प्रयोग से इससे जल तंत्र पूरी तरह से प्रदूषित होते जा रहा है। समुद्र का पानी गर्म हो रहा है और प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन करने से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उसके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखें तो वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो रही है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, साथ समुद्र के तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बर्फ़ पिघल रहे हैं। इससे कारण क्या हो रहा है, समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ रहा है। इस कारण से जो द्वीपीय देश हैं, चाहे द्वीप है, आइसलैंड है, वो डूबने के कगार पर पहुँच गए हैं। मौसम के चक्र में बदलाव आ रहा है, यानी कि कभी बाढ़ आ रहा है, कभी सूखा आ रहा है, कभी अकाल आ रहा है, कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं है। कृषि उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ रहा है कि उसके उत्पादन में कमी आती जा रही है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। इस कारण चर्म रोग और चर्म कैंसर का रूप लिए जा रहा है। जो मानव स्वास्थ्य है चर्म रोग और चर्म कैंसर से प्रभावित हो रहा है। पारिस्थितिकीय असंतुलन की स्थिति है, जैव विविधता का ह्रास होते जा रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि पूरी के पूरी पृथ्वी का हर तत्व जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है। तो चलिए ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन था। अगला अपना टॉपिक होता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आइए समझते हैं कि वैश्विक तापन क्या होता है या भूमंडलीय तापन का मतलब क्या होता है, जिसे इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस धरती का तापमान बढ़ रहा है, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा इस धरती का तापमान बढ़ा है, यानी कि पृथ्वी का पूरा संपूर्ण वातावरण में तापमान में वृद्धि हो रही है। पृथ्वी के औसत तापमान की वजह से जीवन संभव हो सकता है। जीवन करने के वानस्पतिक जीवन प्लस प्राणी या मनुष्य के जीवन संभव बनता है। तापमान ही जीवन का धारण करता है। जहाँ आदर्श तापमान है वहाँ जीवन संभव है। दूसरे ग्रहों पर आदर्श जीवन के लिए तापमान उचित नहीं है, इस कारण वहाँ जीवन संभव नहीं है। वैश्विक तापमान का संबंध पृथ्वी के निकट के वातावरण से है। जो ग्लोबल वार्मिंग का संबंध पृथ्वी के निकट के वातावरण से है। पृथ्वी के निकट का वह वातावरण जो इस धरती के जीवन के लिए उत्तरदायी है। इस वातावरण के औसत तापमान में 15 डिग्री सेल्सियस जीवन का सर्वोत्तम या आदर्शतम संभावनाएं होती है। पिछले कुछ समय से किन्हीं कारणों से इसके औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। यही वैश्विक तापन कहलाता है, यही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसका अर्थ है कि अनुकूलतम 15 डिग्री सेल्सियस के स्थान पर हम धीरे धीरे असंतुलन की ओर जा रहे हैं, जिस कारण तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी के निकट के वातावरण के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं, यानी कि जो वातावरण है गर्म हो रहा है। एक प्रभाव होता है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसको थोड़ा समझते हैं।
एक इफ़ेक्ट होता है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इसको थोड़ा सा समझते हैं। हरित गृह मुख्यतः सब्जियों को उगाने में काम किया जाता है। जो भी हरित गृह है मतलब हाउस है, यानी एक शीशा का बड़ा घर रहेगा ठंडे प्रदेशों में, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि हरित गृह मुख्यतः सब्जी को उगाने का काम किया जाता है। बहुत ठंडे प्रदेशों में हरित गृह बनाकर तापमान को नियंत्रित करने का काम किया जाता है। इसमें सूर्य की किरणें हरित गृह में पहुंचकर उसके वातावरण को गर्म करती है। ये किरण इस कांच के घर से बाहर नहीं निकल पाती, जिससे गर्मी बरकरार रहती है। यानी कि एक निश्चित तापमान दिया जाता है सब्जियों को उगाने के लिए। बहुत ठंडे प्रदेशों में बहुत ठंड होने के कारण वहाँ जीवन संभव नहीं हो पाता है, वहाँ वनस्पतियाँ उग नहीं पाती है, तो कांच का घर बना दिया जाता है। और कांच के घर में सूर्य की जो भी किरणें आती है उसके अंदर प्रवेश करती है, लेकिन सूर्य की किरणें फिर वापस लौट नहीं पाती है, और लौट नहीं पाने के कारण जो किरणें की जो गर्मी है, ऊष्मा है, वो घर के अंदर ही रहती है और सब्जियों को उगने का एक उचित तापमान मिल जाता है। तो ये ठंडे प्रदेशों में सब्जियां उगाने का एक बेहतरीन साधन है, बेहतरीन प्रक्रिया है। इसमें सूर्य के ये तो हो पाए गर्मी बरकरार। कुछ गैसों को हरित गैस कहते हैं, मानी कि हरित गृह है, ठीक है ना, ग्रीन हाउस, और कुछ गैस होते हैं उसे हरित गृह गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज। ये गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होती है तथा ये पृथ्वी के लिए कंबल का काम करती है। कैसे कंबल का काम करती है आइए देखते हैं। कुछ गैसों को हरित गृह गैस कहते हैं, जैसे CO2, मीथेन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैस मिलकर पूरी पृथ्वी पर हरे रंग का आवरण बना दिया है। ये गैस है सूर्य की किरणों को हमारे वातावरण में आने देती है, जिससे गर्मी का एहसास होता है। ये गैस है पृथ्वी से जो किरणें परिवर्तित होती है, यानी कि जो सूर्य से जो किरणें आती है फिर वो पृथ्वी से टकराकर फिर वापस लौटती है, तो कहाँ गया भाई, परिवर्तित होती है, तो उन्हें ये अवशोषित कर लेती है। जितने ये जो गैसें हैं अवशोषित कर लेती है। इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि परिवर्तित होने वाली गर्मी को ये अवशोषित कर लेती है, यानी पृथ्वी पर ही यह गर्मी बरकरार रखती है। ये हरित गैसें प्राकृतिक रूप से वातावरण मौजूद है और हम भी कुछ पैदा कर रहे हैं। इन्हीं गैसों के कारण पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बरकरार है। अगर ये गैसें नहीं होती तो हमारी पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता और पृथ्वी पर जीवन संभव होना मुश्किल हो जाता। यानी कि जितनी इस तरह हम कह सकते हैं कि जितनी ज़रूरत ऑक्सीजन की है उतनी ही ज़रूरत हरित गैसों की भी है। तो हरित गैसों के साथ समस्या क्या है भाई? हरित गैसों की समस्या क्या है कि जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हरित गैसें एक आदर्श स्थिति में रहे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार होती है, ये कंबल का काम करती है। लेकिन हरित गैसों की मात्रा ज़्यादा होने से क्या हो रही है कि जो किरणें पृथ्वी से टकरा कर वापस लौटती है उन किरणों को ये सोख लेती है। सोख लेने से क्या होता है कि तापमान में वृद्धि होने लगती है। जिस प्रकार हमारे बॉडी का आदर्शतम तापमान 98.4 डिग्री से फ़ारेनहाइट होता है, अगर इसमें हल्की भी तापमान में वृद्धि होती है तो हमारे शरीर में उथल पुथल हलचल मच जाता है, यानी कि हमें फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है। इसी प्रकार अगर पृथ्वी के वातावरण में तापमान में वृद्धि हो तो एक हलचल उथल पुथल मच जाएगा, यानी कि पृथ्वी और वायुमंडल को एक फीवर हो जाएगा, जिस वजह से उथल पुथल मच जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो घटना है हरित गैसों की मात्रा में वृद्धि होने का, ये औद्योगिकरण के बाद से हम बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस पैदा कर रहे हैं और मात्रा बढ़ती चली जा रही है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि तापमान में वृद्धि हो रहा है। आइए जानते हैं कि हरित गृह गैस कौन कौन सी है, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कौन कौन से हरित गृह गैस हमारे वायुमंडल में मौजूद है। आइए थोड़ा सा ग्रीन हाउस गैसों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत अपना है CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, CH4 मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख है। जिसमें पहला हम लोग CO2 के संबंध में अध्ययन करते हैं। हम लोग हरित गैसों की सामान्य जानकारी लेंगे। हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। इस तरह से पूरी प्रकृति में CO2 और ऑक्सीजन का चक्र चलते रहता है। इससे मानव और पेड़ पौधों का अस्तित्व बरकरार रहता है। विज्ञान एवं औद्योगिकरण के बाद हमने CO2 का उत्पादन में कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। जैसे गाड़ियाँ, उद्योग, थर्मल पावर, कचरा, जीवाश्म के जलने से CO2 का
उत्पादन होता है। CO2 का वैश्विक तापमान में भूमिका 60% है। इस कारण टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। इसे हम प्राथमिक हरित गैस कहते हैं। CO2 ताप का प्रमुख अवशोषक है। ये गैस वातावरण में मौजूद होता है और वातावरण को गर्म करते रहता है। CO2 एक बार वातावरण में आ जाए तो उसे आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है। इसे जैविक कार्बन चक्र के रूप में ही खत्म किया जा सकता है, यानी कि प्रकृति ही इसे अवशोषित कर सकती है, वृक्ष ही इसको अवशोषित कर सकते हैं। अगला अपना है हरित गैस में CH4 जिसे मीथेन कहते हैं। मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग में भूमिका 20% है, परंतु CO2 से 20 से 30% अधिक ताप को अवशोषित कर सकता है, करने की क्षमता होती है। तो CH4 का उत्पादन कहाँ कहाँ से हो रहा है जानते हैं। मीठे जल की आर्द्र भूमि में ऑक्सीजन का अभाव होता है, इस कारण कार्बनिक पदार्थों का वहाँ अपघटन होता है और कार्बनिक पदार्थों का अपघटन के फलस्वरूप CH4 यानी मीथेन का उत्सर्जन होता है। बाढ़ग्रस्त धान के खेत में कच्छ क्षेत्रों में जीवाणुओं द्वारा अनोक्सिक क्रिया के फलस्वरूप मीथेन गैस का उत्पादन होता है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ चढ़ने से उनके मुख से CH4 का उत्पादन होता है, उत्सर्जन होता है। कोयला उत्पादन, प्राकृतिक गैसों के उत्पादन से CH4 का उत्सर्जन होता है। ग्रीन हाउस गैसों में अगला अपना है नाइट्रस ऑक्साइड जिसे N2O कहा जाता है। इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। पृथ्वी पर चलने वाले नाइट्रोजन चक्र के रूप में ये वातावरण में मौजूद होती है। मनुष्य की गतिविधियों, खेती संबंधी गतिविधियाँ, उद्योग संबंधी गतिविधियाँ, जीवाश्म ईंधन के जलाने पर और ठोस अपशिष्ट के जलाने पर N2O का उत्पादन होता है। N2O की मीथेन गैस से अधिक ताप को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है। वैश्विक तापमान में लगभग इसका 6% योगदान होता है। अगला अपना है फ्लोराइड गैसेज जिसे F गैसेस के नाम से जाना जाता है। ये मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होने वाली गैस है, यानी कि औद्योगिक प्रक्रिया जिसमें एल्युमिनियम बना, सेमीकंडक्टर की वस्तुओं के उत्पादन के फलस्वरूप F गैसों का उत्पादन होता है। इन गैसों के उत्पादन से ओजोन परत का क्षरण नहीं होता है, इसलिए इन्हें ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों का विकल्प भी कहा जाता है। यद्यपि इनका उत्सर्जन कम मात्रा में होता है, किंतु ये शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसेज होती है। इनका भूमंडलीय तापन प्रभाव CO2 की अपेक्षा 23,000 गुना अधिक होता है। 23,000 गुना, देख लीजिए। ये 3 प्रकार की होती है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, इसे ओजोन विघटनकारी गैसों के प्रतिस्थापन के रूप में लाया गया था, किंतु एक प्रबल ग्रीन हाउस गैसेज है जिसे ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा होती है। इस कारण से क्या होता है कि इसे क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा विनियमित किया जाता है। ये वातावरण में लंबे समय तक मौजूद होती है। शीत प्रतिशीतक, एरोसोल नोदक, विलायक एवं अग्निशमन यंत्र से ये अपना F गैसेस का निकास होता है। ये अपना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अगला अपना SF6 तथा फ्लोरोकार्बन PFCS, ये अपना F गैसेस हैं। आइए कार्बन कण को देखते हैं। अगला अपना ग्रीन हाउस गैस के रूप में काला कार्बन जिसे ब्लैक कार्बन कहते हैं। ये ठोस कण होता है। जीवाश्म, जैव और लकड़ी के जलाने पर ये उत्पन्न होता है। ये बहुत ज़्यादा प्रकाश का अवशोषण करने वाला होता है। देखेंगे कैसे ये प्रकाश का बहुत ज़्यादा अवशोषण करता है। काला कार्बन के ताप को अवशोषित करने की क्षमता CO2 गैस से लगभग 10 लाख गुना अधिक होता है, यानी ताप को अवशोषित करने का। किंतु कार्बन के कण लंबे समय तक वातावरण में नहीं रहते हैं। ये लगभग 1 वीक यानी 1 सप्ताह तक रहते हैं, किंतु ये सीधे सीधे वायु को गर्म करते हैं। कार्बन के जो कण होते हैं बर्फ़ पर जाकर जम जाते हैं। बर्फ़ पर जमने से क्या होता है कि बर्फ़ पर भी तो सूर्य की किरणें पड़ेगी, बर्फ़ पे सूर्य की किरणें पड़ेगी, पड़ने के बाद ये लौट नहीं पाती है, क्योंकि ये जो कार्बन कण है तापमान को, प्रकाश को बहुत ज़्यादा अवशोषित करती है। देखिए, ये प्रकाश को बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेती है। इस वजह से क्या हुआ ना कि एल्बिडो की संख्या कम होती जा रही है। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि पृथ्वी गर्म होती चली जा रही है और इस वजह से क्या हो रहा है, बर्फ़ पिघल रहे हैं। यही कारण है कि कार्बन के कारण ग्लेशियर और बर्फ़ पिघलते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दुष्प्रभावों में हमको देख सकते हैं कि वैश्विक तापमान बढ़ाने में ग्रीन हाउस गैसों का कितना बड़ा योगदान है। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।